एंशियंट हिस्ट्री के सबसे महान शासक, शायद इतने महान शासक कि अगर वो एंशियंट हिस्ट्री में पैदा नहीं हुए होते और अगर मिडाइवल हिस्ट्री में या फिर मध्यकालीन भारत इतिहास में पैदा हुए होते तो शायद हमें इस्लामिक इन्वेजन भारत में जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम से लेकर दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल एम्पायर तक, वो हमें देखने को ही नहीं मिलता। ये एक ऐसे शासक हैं जिन्होंने एंशियंट इंडिया पर इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि इतिहास और हम आज तक उनकी अचीवमेंट्स को दोहराते रहते हैं। जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं द ग्रेट सम्राट अशोक की, जो मौर्यन एम्पायर के और एंशियंट हिस्ट्री के भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर कहे जाते हैं। और इन्हीं द ग्रेट सम्राट अशोक के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे कि इनकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी, मौर्यन डायनेस्टी से, एम्पायर से किस तरीके के इनके रिलेशन थे, इन्होंने अपनी टेरिटरी कहां तक फैला ली थी, इतने महान शासक इनको क्यों कहा जाता है, और इस तरीके की क्या इनकी टेरिटरी थी, क्या प्लानिंग थी, क्या मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी कि अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर डेक्कन प्लेटू तक इनका रीजन हर तरफ से फैला हुआ था। और जब ये इतने बड़े महान शासक बन चुके थे, जहां पर प्राचीन इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कलिंग वॉर भी ये जीत चुके थे, तो उसके बाद ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया इनका कि इन्होंने गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने का डिसीजन लिया और बुद्धिज्म को पूरी तरीके से अपनाया और एक वक्त पर हिंसा का समर्थन करने वाला एक शासक सबसे बड़ा अहिंसा का फॉलोअर बन गया। इसी वीडियो में आपको ये सारी जानकारी एक साथ डिटेल वर्जन में मिलेगी। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट चहल एकेडमी। तो आज अगर हम लोग बात करें द ग्रेट सम्राट अशोक के बारे में, तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो द ग्रेट सम्राट अशोक हैं, उनका सीधा कनेक्शन यहां पर मौर्यन डायनेस्टी के साथ है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी के आखिरी रूलर घनानंद को 321-22 बीसी में हराकर मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था चाणक्य की सहायता से। और 321 बीसी से लेकर करीबन 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी के रूलर रहे। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार ने 298 बीसी में गद्दी संभाली और वो 272 बीसी तक मौर्यन एम्पायर के रूलर रहे। और उसके बाद बारी आती है द ग्रेट सम्राट अशोक की 268-269 बीसी में, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोगों से लड़कर, बहुत सारे लोगों से कंपीट करके अपनी गद्दी को यहां पर हथियाना पड़ा। और 268 बीसी से लेकर 232 बीसी तक, जब तक आपका मौर्यन एम्पायर ईस्ट मौर्यन एम्पायर और वेस्ट मौर्यन एम्पायर में नहीं डिवाइड हो गया, तब तक अशोक जो है वो पूरे के पूरे इंडिया को एक तरीके से हमें रूल करते हुए दिखते हैं। और इन्हीं का वो टाइम पीरियड है जब हिंदुइज्म का जो बेसिकली डोमिनेंस था वो थोड़ा सा कम होता है और बुद्धिज्म का जो डोमिनेंस है वो लगातार बढ़ता रहता है। तो मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत के बाद ही हमें कहीं ना कहीं यहां पर सम्राट अशोक का जो रीजन है वो देखने को मिलता है। 269-268 बीसी के आसपास ये ऑलरेडी रूलर बन गए थे और इन्होंने जो अपना पूरा का पूरा टेरिटरी है वो अफगानिस्तान से लेकर आज के बांग्लादेश यानी उस वक्त के पूरे बंगाल में पूरा अपना रीजन फैलाया था। इसके अलावा यहां पर हम लोग बात करें कि अशोका का जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का रहा है, क्योंकि जितने रीजन में द ग्रेट सम्राट अशोक की टेरिटरी आपको देखने को मिलती है, यहां पर एक वक्त पर प्री मौर्यन डायनेस्टी की अलग अलग छोटी छोटी डायनेस्टीज थी। उन सारी डायनेस्टीज को अशोक ने या तो जीत लिया या तो उन्हें कन्विंस कर लिया या ऑटोमेटिकली उन डायनेस्टीज ने अशोका के सामने एक तरीके से सरेंडर कर दिया। और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो है इंडिया का हमें पहली बार अशोक के रीजन या रूलिंग एरिया के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। यहां पर एक और चीज बहुत बड़ी है कि अशोक यहां पर वन धर्म एंड वन लैंग्वेज की बात करते हैं और ज्यादातर स्क्रिप्ट जो आपको अशोका की देखने को मिलती हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने को मिलती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अशोका पूरी तरीके से टिल्टेड थे या एक ही तरफ फेवर करते थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट का। जो नॉन इंडियन स्क्रिप्ट्स थी या फिर जो फॉरेन स्क्रिप्ट्स थी उनको भी अशोका ने अपने वक्त पर बहुत ज्यादा प्रमोट किया। एग्जाम्पल के तौर पर आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट या फिर अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट भी यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखने को मिलती है। यानी कि यहां पर अलग अलग स्क्रिप्ट्स को अशोका ने अपनी डायनेस्टी में जो जगह दी है उसका मेन इंटेंशन यह था कि अगर अलग अलग स्क्रिप्ट्स के लिटरेचर या अलग स्क्रिप्ट्स को अशोका की डायनेस्टी में जगह दी जाएगी तो उससे होगा ये कि अलग स्क्रिप्ट्स को पढ़ने वाले जो अलग अलग पढ़े लिखे लोग हैं या लिटरेट लोग हैं, अशोका उन्हें सभी लोगों को साथ में लेकर आएंगे और एक ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट जो लिटरेचर है उसका यहां पर क्रिएशन किया जा सकता है। और अशोक यहां पर दूसरे लिटरेट लोगों से भी दूसरे स्क्रिप्ट के नॉलेज को रखकर
कॉन्टैक्ट क्रिएट किया करते थे, जो उनकी डायनेस्टी और उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अशोका जो है वो बुद्धिज्म को तो फॉलो करते ही थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिज्म की तरफ पूरी तरीके से कट्टर थे। जी नहीं, उन्होंने बुद्धिज्म के अलावा जो नॉन बुद्धिस्ट रिलीजन है उनको भी प्रमोट किया, यहां तक कि उन लोगों को भी फंड देते थे, ग्रांट देते थे, उनको भी कहीं ना कहीं प्रिविलेज देते थे जो लोग बुद्धिज्म के अगेंस्ट होते थे। तो एक तरीके से अगर आप कहें तो अशोका एक सेक्युलर पर्सनालिटी है, तो आप बिल्कुल ये सेक्युलर पर्सनालिटी का जो टैग है ग्रेट सम्राट अशोक के सामने लगा सकते हैं। इसके अलावा अशोका के टाइम पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन अपने पीक पर देखने को मिलता है और अलग अलग जो कल्चर हैं उनके बीच में इंटरैक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि कल्चर यूनिफिकेशन, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, सोशल यूनिफिकेशन, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर गैंगेटिक बेसिन में जो बेसिकली डेवलप्ड डायनेस्टीज थी उनका कांटेक्ट वो बैकवर्ड डायनेस्टी से करवाते थे, और जो उनके वक्त बैकवर्ड डायनेस्टीज थी उनका भी यहां पर कई हद तक डेवलपमेंट करवाने में अशोका का बड़ा रोल रहा है। देखने की खास बात यह है कि वो छोटी छोटी इंडिपेंडेंट रूलर्स या डायनेस्टी जो मौर्यन एम्पायर के अंडर नहीं आती थी, अशोका ने उनकी भी काफी हद तक हेल्प की हुई है उनके डेवलपमेंट में। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें अशोका के एम्पायर की, तो कलिंग जो बेसिकली रीजन है, जहां पर बेसिकली जिसे आप आज का ओडिशा कहते हैं, वहां से लेकर लोअर डेक्कन, नॉर्थ बंगाल और पूरे के पूरे अफगानिस्तान तक आपको अशोका का रीजन देखने को मिलता है। अशोक जो है कलिंगा वॉर के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, हार्ट चेंज हो गया था, क्योंकि उसमें उन्होंने इतना वायलेंस अपने सामने देख लिया था कि वायलेंस से उनका जो मन है वो पूरी तरीके से हट चुका था, और वो सिर्फ सुकून, सुख, शांति, धर्म, इस तरीके की जो लाइफ है उसको फॉलो करना चाहते थे। और यहां पर हमें इसीलिए देखने को मिलता है कि पॉलिसी ऑफ पीस उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया था, नॉन अग्रेशन उनके बिहेवियर में पूरी तरीके से आ चुका था, और पॉलिसी ऑफ धम्मा जिसमें वो बेसिकली कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, उस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब अशोका की जो पॉलिसी ऑफ धम्मा है, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में कोई ऐसा दूसरा रूलर ढूंढे जिससे आप अशोक की इस पॉलिसी को कंपेयर करें, तो दूसरा आपको एग्जाम्पल नहीं के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन में हिस्ट्री में थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाते हैं तो 14th सेंचुरी में आपको एक यहां पर इजिप्ट के रूलर देखने को मिलते हैं जिनका नाम था अखनाटॉन। इससे बेसिकली आप क्या है, पॉलिसी को अशोका की थोड़ी सी कंपेयर यहां पर कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे हम सभी लोगों को पता है कि 261 बीसी में जब आपको कलिंग वॉर देखने को मिलता है, तो उसके बाद जो फिजिकल ऑक्यूपेशन की पॉलिसी थी अशोका की कलिंग वॉर से पहले, कि भाई अगर अशोका ने किसी के साथ वॉर किया है तो उसकी जो डायनेस्टी है, उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो उसको मॉडर्न डायनेस्टी के अंडर ले लेते थे, या फिर पोजीशन क्रिएट कर लेते थे या छीन लेते थे। उस पॉलिसी को उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और पॉलिसी ऑफ धर्मा हर जगह यहां पर बेसिकली वो एक्सेप्ट करने लग गए। एक और बेसिकली ट्रेडिशन है जो अशोका ने चेंज किया था, जब भी यहां पर वॉर शुरू किया जाता था या फिर पोजीशन की बात आती थी, तो यहां पर बेरी घोषा यानी कि वॉर ड्रम यहां पे शुरू किए जाते थे, यानी कि एक तरीके से ये बिगुल होता था किसी भी जंग को शुरू करने का। इसको रिप्लेस करके अशोका ने धम्म घोषा जो है उसकी शुरुआत की, कि यहां पर साउंड ऑफ धम्मा आएगा, यानी कि धर्म के नाम पर सभी को एक साथ जोड़ा जाएगा, वॉर के नाम पर यहां पर एक साथ किसी को भी नहीं जोड़ा जाएगा। अब अगर यहां पर आप बुद्धिज्म को फॉलो करने के रास्ते की बात करते हैं, तो बुद्धा के जो बेसिकली मॉन्क थे, एक जिनका नाम था उपागुप्त, उन्होंने बेसिकली अशोका को बुद्धिज्म की तरफ बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, क्योंकि कलिंगा वॉर के बाद मेंटली इमोशनली अशोका बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे, और उन्हें वो बेसिकली एक सेटलमेंट चाहिए था, एक ठहराव चाहिए था, और वो ठहराव उन्हें बुद्धिज्म में मिला, जिसके लिए उपागुप्ता का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बड़ा और इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा जब यहां पर उपागुप्ता की शरण में वो आते हैं, तो पॉलिसी ऑफ धम्मा जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इनके लिए, और फिर जिन डायनेस्टीज के साथ, फॉरेन डायनेस्टीज के साथ ये एक तरीके से वॉर वाले सिनेरियो में इन्वॉल्व थे, जैसे आप ग्रीक किंगडम ले लें या फिर वेस्ट एशिया और ग्रीस का किंगडम ले लें, यहां पर भी इन्होंने शांति का जो बेसिकली सुझाव है या प्रस्ताव है वो भिजवाना शुरू कर दिया, क्योंकि धर्मा की पॉलिसी इनकी रग रग में बस चुकी थी। अब अगर हम लोग इसमें बात करें कि धर्मा पे जो बेसिकली इतना स्ट्रेस दे रहे थे,
अशोका, उनको उसके बिलीफ पर पूरी तरीके से फेथ था और उन्हें पता था कि ये जो बुद्धिज्म का बिलीफ है, आइडिया है, ये इन्हें बेसिकली वो एक स्टेबिलिटी लाइफ में इनकी लाके देगा और यही वो सही रास्ता है जिस पर वो अभी पूरी तरीके से चल रहे हैं। यहां पर धर्मा की पॉलिसी से एक और मेजर चेंज हमें देखने को मिलता है अशोका में, वो है आपके मॉरल बिहेवियर का। मॉरल बिहेवियर का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, कितना ऊंचा या नीचा क्यों ना हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर कोई दास या गुलाम हो या फिर कोई जानवर ही क्यों ना हो, सभी के साथ इक्वालिटी का ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वालिटी का बिहेवियर होना चाहिए। और ये एथिक्स यहां पर बेसिकली क्या है कि अशोका में आते गए वेलफेयर मेजर्स हमको अशोका के बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि नॉन वायलेंस पे इन्होंने अपनी पॉलिसी के थ्रू स्ट्रेस करना शुरू कर दिया था। और अशोका के अगर हम लोग बेसिकली अलग अलग लिटरेचर के प्रूफ की बात करें तो स्तूपास और पिलर्स की तो हम लोग बात करते ही हैं, लेकिन रॉक एडिक्ट्स की भी बात करना यहां पर जरूरी है। और उसमें अगर स्पेशली हम लोग रॉक एडिक्ट 13 की बात करते हैं तो इसमें हमें कलिंगा वॉर की जानकारी मिलती है, साथ ही साथ हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि कलिंगा वॉर से कितनी हिंसा हुई थी, कितना डिस्ट्रॉशन, कितना डैमेज हुआ था। तो वॉर पॉलिसी अगेंस्ट वॉर के बारे में भी हम लोग यहां पर इसे रॉक एडिक्ट 13 में ही देखते हैं। इसके अलावा अशोका ने ज्यादा से ज्यादा पीस को और धर्म को प्रमोट करने के लिए धम्म महात्मा का भी यहां पर अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिया था, जो अपनी पॉलिसी और डॉक्ट्रिन में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। इसके अलावा वो रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, सोसाइटी में टॉलरेंस को प्रमोट कर रहे थे। सोसाइटी में टॉलरेंस का मतलब अलग अलग जाति के लोग, वर्ण के लोग, कम्युनिटी के लोग, भाषा के लोग, स्क्रिप्ट के लोग अगर एक साथ रहें तो उसे हम लोग सोसाइटी में टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर ज्यादा से ज्यादा बात करें कि अशोका से रिलेटेड जो बेसिकली आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है, तो उसमें आपको कोर्ट आर्ट यानी कि कोर्ट इनिशिएटिव देखने को मिलता है, जिसमें पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास आते हैं। वहीं अगर हम लोग पॉपुलर आर्ट यानी इंडिविजुअल इनिशिएटिव की बात करें तो उसमें आपको केव्स, पॉटरी और जो स्कल्पचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसमें यहां पर पिलर्स की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट पिलर्स आपको एंशिएंट हिस्ट्री के अशोका के टाइम पे देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका दिल्ली, इलाहाबाद, रुमिंदाई, सांची, सारनाथ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं बेसिकली इन सारे के सारे पिलर्स में अगर आप देखें तो यहां पर आपको सिर्फ पिलर का स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पर ये जो पिलर का टॉप है, आपको वहां पर जानवर देखने को मिलते थे, जैसे यहां पर आप लायन देख सकते हैं, लेकिन लायन के अलावा एलिफेंट्स और बुल्स भी देखने को मिलते हैं। सारनाथ पिलर जो है इनका काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि वहां पर आपको 4 शेर एक साथ देखते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके नेशनल सिंबल के तौर पर भी इसको ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है, जिसके बारे में हमें पता ही है। और स्तूपास तो यहां पर बहुत ज्यादा फेमस है ही। यहां पर अगर आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखने की बात करें तो सांची स्तूपा जो है मध्य प्रदेश का आपको देखने को मिलता है। यह इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसे अपने स्टेटस लिस्ट में भी शामिल किया था। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एस जयशंकर जब यूरोप की ट्रिप पर थे तो वहां पर उन्होंने एक म्यूजियम में सांची स्तूपा का ईस्ट गेट का रेप्लिका भी देखा था। और इसी तरीके के बेहतरीन आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, बात यहां पर यह है कि अशोक जैसे बहुत और बड़े लीडर्स आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। आपको समुद्रगुप्त भी देखने को मिलते हैं, आपको स्कंदगुप्त भी देखने को मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी देखने को मिलते हैं, आपको हर्षवर्धन भी देखने को मिलते हैं, और मिडाइवल हिस्ट्री में भी बेसिकली बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। लेकिन अशोक को ही हम लोग यहां पर द ग्रेट सम्राट अशोक क्यों कहते हैं, इनका इसके लिए आपको समझने के लिए कलिंग वॉर का पहले की स्टोरी और कलिंग वॉर के बाद की स्टोरी दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो बेसिकली वॉर जीतने पे गए तो उन्होंने इस लेवल पे वॉर जीता कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। लेकिन जब उन्हें रियलाइज हो गया कि ये जो हिंसा का रास्ता है वो सही नहीं है, तो धर्म को भी उन्होंने बढ़ाया। और ज्यादातर लीडर्स अगर हम लोग एंशिएंट और मिडाइवल में देखें तो धर्म को उन्होंने बेसिकली कम बढ़ाया है, लेकिन वायलेंस में ज्यादा उन्होंने इन्वॉल्व किया है खुद को। और जो लीडर्स जिन्होंने धर्म को बढ़ाया भी है, बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म को भी बढ़ाया है। ये कुछ चीजें हैं
जो द ग्रेट सम्राट अशोक को दूसरे लीडर्स, दूसरे रूलर्स और डायनेस्टी से काफी ज्यादा अलग बनाती हैं। और इसी तरीके के डिटेल्ड वीडियोस जो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में किसी ना किसी तरीके से मदद करके आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और स्टेजेस को और आसान बनाएगी। और इसी तरीके के कंटेंट को अगर आप लगातार कंज्यूम करना चाहते हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।